नमस्कार। शिक्षा की बात डिम्पी बजाज के साथ में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ यहाँ विराजमान है शिक्षा क्षेत्र के बहुचर्चित नाम, जिन्हें राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। माननीय डॉक्टर गौरी शंकर पाराशर जी, सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर गौरी शंकर पाराशर, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के लौह पुरुष। आपका योगदान शिक्षा क्षेत्र में 30 साल से भी अधिक का रहा है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के प्रो वीसी पद पर आप विराजमान रहे। आप भारतीय सागरी विद्यापीठ के भी प्रो वाइस चांसलर पद पर विराजमान रहे हैं। आपके नेतृत्व में 4,60,000 बच्चों ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की है। आपके मार्गदर्शन में 60 से अधिक बच्चों ने पीएचडी कर अपनी डॉक्टरेट डिग्री हासिल की है। 12 से भी ज्यादा छात्रों ने अपनी एमफिल की डिग्री भी हासिल की है। आप राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के बजट कमेटी चेयरमैन रहते हुए विद्यापीठ के लिए 300 करोड़ से अधिक निधि का प्रयोजन आपने किया। आप 3 बार राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के डीन भी रह चुके हैं। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रणाली सुधारने के लिए आपने महत्वपूर्ण योगदान किया है। आप RTMNU इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल के भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्य भी रह चुके हैं। आपने 30 से अधिक शोध निबंध और 14 किताबें भी लिखी हैं। सर, आप प्रो वीसी पद पर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में कार्यरत रहे हैं और आप मरीन टाइम्स यूनिवर्सिटी में भी प्रो वीसी पद पर कार्यरत रहे हैं। सर, इन दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच में क्या अंतर है? देखिए, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय महाराष्ट्र स्टेट का विश्वविद्यालय है, जो 11 नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसमें एक है जी। और मेरीन टाइम यूनिवर्सिटी जो है वो देश में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा गवर्न होती है। दोनों में बहुत अंतर है। नागपुर यूनिवर्सिटी एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी होने के साथ साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स के कोर्सेज चलाती है, जबकि मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का जुडिक्शन जो है ऑल ओवर इंडिया है और नागपुर यूनिवर्सिटी का जुडिक्शन 5 ही जिलों तक सीमित रह जाता है। और हमारी जो समुद्री सीमा है उस समुद्री सीमा के लिए तैयार करने के लिए हमारे पास सी फेजर्स अलग अलग ऐसे कोर्स हैं जो मर्चेंट नेवी जॉब के लिए वहाँ के जो कोर्सेज हैं वो बहुत सुंदर कोर्सेज हैं जो देश के लिए रक्षा के लिए काम आते हैं। जी। नागपुर यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के कोर्सेज हैं, फार्मेसी के इस तरह के जो कोर्सेज हैं, वे कोर्सेज ट्रेडिशनल कोर्सेज है। इसमें ये बात उनके कंपेरिजन में जॉब अपॉर्चुनिटी कम है और वहाँ पर यहाँ उतनी गंभीरता से चीजें नहीं ली जाती जितनी कि मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। आप देखिए यहाँ स्टेट फंडिंग में क्या है, 11 नॉन यूनिवर्सिटी होने के कारण अब केवल सैलरी ग्रांट्स आती है, वैसे ग्रांट्स कम आती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मिल गई तो मिल गई। स्टेट फंडिंग अब धीरे धीरे घटती जा रही है और वहां पर क्या है कि वो सेंट्रल फंडिंग है। सेंट्रल फंडिंग होने के कारण वो पैसा, यदि पैसा नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा। तो यहाँ पे जब में यहाँ के आर्ट्स वाले जो कोर्सेज हैं, सोशल साइंस के कोर्सेज हैं, कुछ साइंस के कोर्सेज हैं, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट है नहीं। सर, और आपके कार्यकाल में आपने बहुत अच्छी ग्रांट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से लेकर आए थे। आई गेस इट वाज अराउंड मोर देन करोड़, रनिंग इन करोड़। देखिए क्या है, गवर्नमेंट पे दबाव तो डाला ही जाता है जी, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के पैसे से यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। एवरीबडी हैज टू बी कंट्रीब्यूटेड। हमने एग्जामिनेशन में कंटिन्यूसली 5 साल में एग्जामिनेशन के जरिए से, रिवोल्यूशन के जरिए से 400 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार कर लिया था। क्योंकि पैसा तो देखिए यूनिवर्सिटी में जो पैसा है वो पीढ़ियों के लिए, जनरेशन के लिए, ये इनकम नहीं है। जितना पैसा आएगा डेवलपमेंट उतना होगा। तो हमने रूथलेसली कड़ाई का पालन किया
और पैसा जमा किया और शासन को भी दबाव डालने के साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ साथ भी हमको पैसा सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रही है, तो क्या जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वो अपना महत्व खो रही है? बात तो एक हद तक आपकी ठीक है। शासन अपने विश्वविद्यालय, जो शासन के द्वारा विश्वविद्यालय है, शासकीय विश्वविद्यालय है, उनके विकास के लिए लेकर शासन मुझे लगता है कि उतना गंभीर नहीं है। यहाँ रिजिड ओपिनियन है, रिजिड लोग बैठ गए हैं जो विकास की उनकी सोच विकास में अड़ंगा डालती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव सेक्टर में है, वो जानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो कोर्सेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज हैं, वो वही कोर्स चलाएंगे जिसकी समाज में डायरेक्ट आवश्यकता होगी। इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नियमों में लचीलापन है, जबकि शासकीय यूनिवर्सिटी में नियमों में लचीलापन नहीं है। इसलिए बच्चे जितने भी हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ रिजल्ट जल्दी खुल रहे हैं, 1 महीने के अंदर परीक्षाएं हो जाती हैं, यहाँ 6-6 महीने परीक्षा नहीं होती, रिजल्ट नहीं आते, घूम रहे हैं लोग, चले रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, लोगों को अपॉइंटमेंट में इंटरेस्ट है। आप देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्यों घट रहे हैं। यदि है तो बंद करो, इस पर अकाउंटेबिलिटी डालो, है? तो इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है और बढ़ती ही जा रही चीजें। इसलिए जिस तरह से ऑटोनोमस कॉलेज खोले गए, कि ऑटोनोमस कॉलेज इसलिए खोले गए कि भाई स्वतंत्रता हो उनको सब चीजें चलने के लिए। यूनिवर्सिटी में शासन में कोई काम करना बहुत कठिन काम हो गया है और इसको शासन को गंभीरता से सोचना चाहिए। तो शिक्षकों का मुख्य कार्य है अध्यापन करना, मगर शासन शिक्षकों से अध्यापन के अलावा कई दूसरे तरह के कार्य करवाती है, तो क्या इससे टीचर्स के काम के ऊपर इफेक्ट नहीं होता? बिल्कुल होता है। सवाल है कि शिक्षक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, शिक्षक का काम है पढ़ाना। पढ़ाने के अलावा आप उनसे इलेक्शन का काम कराते, जनगणना का काम कराते, बच्चों का भी गिनाने का काम करते, जो भी शासन के पास काम है वो शिक्षक को लगा दिया जाता है। यह समाज की तरह से बहुत घातक है। शिक्षक के परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ रहा है, उनकी मानसिक सोच के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि शिक्षक अपने आप को यहाँ पर शिक्षक न समझकर एक लेबर की तरह से काम कर रहा है। तो यदि वो काम करेगा और जब वो करेगा तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा? जब स्कूल में नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे खेलेंगे, तो उनको शिक्षकों के बारे में क्या आदर होगा? शिक्षकों का आदर करना समाज का कर्तव्य है, शासन का कर्तव्य है। अध्यापन के अलावा शिक्षकों को कोई ड्यूटी नहीं होना चाहिए, ये मेरा ठान मत है। और यदि ऐसा यही हो रहा है, हम जब प्रेसिडेंट था नागपुर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का, मैंने उसका विरोध किया था कि भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि रिसर्च कराना है, ये कराना, एक सोच है। शिक्षक को परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और इनको सबको बंद करना चाहिए। सर, शिक्षकों के कार्य समस्या के बारे में हमने बात की। हम कई समय से हमारे शिक्षकों का आमदार, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स विधान परिषद में रहते हैं, तो क्या हमें उससे न्याय मिल रहा है? देखिए, आज की वस्तुस्थिति में विधान परिषद में शिक्षक रिप्रेजेंटेटिव की संख्या कम है, तो वो बात तो उठाते हैं कि वो सत्ता पक्ष हैं कि विपक्ष के हैं, लेकिन वो प्रभावी ढंग से निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों की भी जवाबदारी है कि वो ऐसे लोगों को चुने जो शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए जी जान लड़ा दें। और इसके लिए जी जान लड़ाने से क्या होगा कि, और दूसरा, शासन को भी शिक्षा के प्रश्नों के प्रति संवेदनशील होना होगा, उसमें बजट की बढ़ोतरी करना पड़ेगी, तब जाके न्याय मिल पाएगा। आज जो शिक्षक है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका मैं आदर करता हूँ, पर वो अपनी क्षमता के हिसाब से उतना प्रभाव विधान परिषद में नहीं डाल पा रहे हैं, ऐसा मेरा मत है। तो ये पर राज्य लेवल की बात हुई, केंद्र सरकार के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारी समस्या वहां तक हम कैसे पहुंचाएं? देखिए, क्योंकि केंद्र में राज्यसभा लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लोग जाते हैं, तो शिक्षकों की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है ऐसी।
लो इसलिए सवाल है कि अब एक नॉमिनेशन का एक सहारा है, एक जहाँ तक अमेंडमेंट करना चाहिए रूल्स में कि कम से कम 5 देश में इतने शिक्षक हैं, पूरे लोग हैं, प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लोग, तो कम से कम हर स्तर का कम से कम 5 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा, 5 शिक्षकों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाना चाहिए, जिससे कि वे शिक्षकों की समस्याएं जनप्रतिनिधियों के सामने अच्छे तरीके से रख सके और उस पर निर्णय करा सके। इसलिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। विधान परिषद में जैसा है इस तरह से केंद्र को में भी कम से कम 5 लोगों का नॉमिनेशन शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम होगा। सर, कई सालों से राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति पर बंदी लगाई हुई है, तो उससे शिक्षा जो क्षेत्र है उस पर कैसा प्रभाव आ रहा है? इसके बड़े गंभीर परिणाम शिक्षा व्यवस्था पर हो रहे हैं। ए शिप विदाउट कैप्टन, ए कार विदाउट ड्राइवर, ए क्लासरूम विदाउट टीचर। तो ये जो सब चीजें हो रही हैं उससे क्या हो रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। जो छात्र बिना शिक्षकों के क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उनको जो सही पोषण शिक्षा मिलना चाहिए क्वालिफाइड टीचर से, वो नहीं हो पा रही। एक तरफ टीचर्स रिटायर होते जा रहे हैं, आपको तो शासक को तो पहले मालूम है कि अगले साल कितने रिटायर होने जा रहे हैं, तो आपको इस नियुक्ति प्रक्रिया को 1 साल पहले चालू करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों का पद खाली रहना शिक्षा व्यवस्था के साथ, नई पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इससे शिक्षकों की नियुक्तियों को बिल्कुल बाकी जगह हो ना हो, पर शिक्षकों की नियुक्तियां निश्चित रूप से होना चाहिए। इससे क्योंकि ये हमारे बच्चे उन शिक्षकों की सहारे तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए अधिकतर से पास तो हो जाएंगे, पर उनमें वो ज्ञान की मात्रा, वो क्वालिटी नहीं रहेगी, जिससे पूरी की पूरी पीढ़ी की पीढ़ियां बर्बाद होती जा रही हैं। ये बड़ी भारी दुर्लक्ष्य हो रहा है और बड़ी गंभीर परिस्थिति है, दुखद स्थिति है। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना हम सब देख रहे हैं, तो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति हमें वो विश्व गुरु बनाएगी? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मुख्य बात कही गई है, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी टीचर्स। शिक्षकों की गुणात्मकता बहुत आवश्यक है। जिससे शिक्षा की गुणात्मकता आवश्यक है, इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी होना चाहिए। तो यदि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण देना है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो शिक्षा देंगे तो उससे फायदा किसको होगा? आम बच्चे को होगा। जब आम बच्चे को होगा तो देश का नागरिक एक अच्छा जाना समझा हुआ सुलझा हुआ आदमी पैदा होगा। और जब देश का युवा एक क्वालिटी एजुकेशन लेके सामने आएगा और टीचर यहाँ पर जो होगा, गुरु कहते कौन पढ़ाएगा? तो जब क्वालिटी टीचर्स इस नई एजुकेशन पॉलिसी में जो थ्रस्ट दिया गया है, यदि क्वालिटी टीचर्स हम तैयार कर सके तो फिर मुझे विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते शिक्षा प्रणाली उन अर्थों में, सही अर्थों में लागू हो। यदि उसका आउटपुट नहीं आया तो बहुत पीछे चले जाएंगे हम, ऐसा कहेंगे। इसलिए इसमें कोई शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश कम है। जो तय किया जाए उसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, कि जैसी आपकी पर्सनालिटी है आयरन मैन की, वैसे ही आपने डायनामिक तरीके से सारे सवालों का यहाँ जवाब दिया। और मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप डे टू डे भारत न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में पधारे और शिक्षा की बात डिम्पी बजाज के साथ में आपने अपनी बात पूरी निष्ठा के साथ रखी। थैंक यू सर।